नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पाठ नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, भारतीय लोकतंत्र एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है। पर सवाल यह है कि इस मशीन को चलाता कौन है। इसका जवाब है हमारे संविधान के 3 मजबूत स्तंभ। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारे देश की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। चलिए आज इन्हीं को थोड़ा करीब से समझते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई भारत जैसा इतना बड़ा, इतनी विविधताओं से भरा देश आखिर चलता कैसे है। इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? सिर्फ एक किताब में, भारत का संविधान। और यही संविधान हमें वो 3 पावरफुल संस्थाएं देता है जो मिलकर एक टीम की तरह देश की कमान संभालती हैं। तो ये 3 किरदार कौन है? सबसे पहले संसद, जो देश के लिए कानून बनाती है। फिर आती है न्यायपालिका, जो उन कानूनों की रक्षा करती है। और तीसरा है सीएजी, जो सरकार के हर पैसे का हिसाब रखता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले किरदार से, यानी संसद से। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले स्तंभ, संसद की दुनिया में। इसे आप लोकतंत्र का इंजन रूम समझिए, क्योंकि देश को चलाने वाले सारे कानून वो यहीं पर बनते हैं। अच्छा, तो ये कानून बनाता कौन है? ये बनाते हैं संसद के सदस्य, जिन्हें हम सांसद कहते हैं। देखिए, संविधान का आर्टिकल 105 उन्हें सदन के अंदर बोलने और वोट करने की पूरी आजादी देता है। लेकिन इस आजादी के साथ साथ कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। आर्टिकल 102 में साफ साफ लिखा है कि किन वजहों से कोई सदस्य अयोग्य हो सकता है। और आर्टिकल 104 कहता है कि काम शुरू करने से पहले शपथ लेना जरूरी है। ये सब नियम क्यों है? ताकि पूरा सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। तो कोई भी आइडिया आखिर कानून बनता कैसे है? इसका ना एक पूरा सफर है। स्टेप 1, एक बिल यानी विधेयक संसद के किसी भी हाउस में पेश किया जाता है। स्टेप 2, उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। कभी कभी दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती, तो आर्टिकल 108 के तहत एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, जब देश के राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, तब जाके वो बिल एक एक्ट यानी कानून बनता है। लेकिन रुकिए, जब बात आती है पैसे की, तो खेल के नियम थोड़े बदल जाते हैं। आर्टिकल 109 साफ कहता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। राज्यसभा इसे न तो रिजेक्ट कर सकती है, न ही इसमें कोई बदलाव कर सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशें दे सकती है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, और जनता के पैसे पर आखिरी फैसला लेने का हक भी उन्हीं का होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। ये समझिए कि एक फाइनल चेक पॉइंट है, एक आखिरी मुहर जो ये पक्का करती है कि कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया सही तरीके से फॉलो की गई है। ठीक है, तो कानून बन गए, लेकिन सोचिए अगर कोई इन नियमों को माने ही नहीं, इन्हें तोड़ दे तो? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे स्तंभ की, न्यायपालिका। ये संविधान की रूल बुक की गार्डियन है। संविधान का आर्टिकल 124, इसी के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ये हमारे देश की सबसे ऊंची अदालत है, और इसका सबसे बड़ा काम है संविधान की रक्षा करना। और सुप्रीम कोर्ट की असली ताकत क्या है, वो छिपी है इस एक आर्टिकल में। ये आर्टिकल कहता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला पूरे देश के लिए कानून बन जाता है। देश की हर छोटी बड़ी अदालत को उसे मानना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं होता, ये भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाता है। और फिर है आर्टिकल 142। ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरह की सुपर पावर देता है, पावर पूर्ण न्याय करने की। इसका मतलब यह है कि अगर किसी केस में कोर्ट को लगता है कि सिर्फ लिखे हुए कानून से पूरा इंसाफ नहीं हो पा रहा, तो वो कोई भी जरूरी आदेश पास कर सकती है ताकि न्याय हो सके। अब देखिए संविधान कितना खूबसूरत है। वो इन दोनों स्तंभों, संसद और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए इनके बीच एक अदृश्य दीवार बनाता है। आर्टिकल 121 कहता है कि संसद में जज के काम पर बहस नहीं हो सकती। वहीं आर्टिकल 122 कहता है कि अदालतें संसद की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठा सकती। ये एक दूसरे के काम में दखलंदाजी को रोकता है और पावर का बैलेंस बनाए रखता है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं,
कौन है वो जो ये देखता है कि सरकार हम सबका पैसा सही तरीके से खर्च कर रही है या नहीं? तो मिलिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, जिन्हें हम शॉर्ट में CAG कहते हैं। आर्टिकल 148 के तहत ये एक पूरी तरह से आजाद संस्था है। आप इन्हें देश का सबसे बड़ा ऑडिटर समझ सकते हैं, जिसका सिर्फ एक काम है, सरकार के खर्च किए गए हर एक रुपए पर नजर रखना। और इनकी जवाबदेही का जो पूरा साइकिल है वो भी एकदम क्लियर है। CAG अपनी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को देते हैं, फिर राष्ट्रपति उन रिपोर्ट्स को संसद के सामने रखवाते हैं और फिर संसद में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार से तीखे सवाल करते हैं। तो अब हम तीनों स्तंभों को अलग अलग समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर वो मशहूर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कैसे बनाते हैं। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे पर नजर रखने के लिए ही बनाया गया है। जरा सोचिए, संसद कानून बनाती है तो न्यायपालिका देखती है कि वो कानून संविधान के दायरे में है या नहीं। CAG सरकार के खर्चों का ऑडिट करती है तो संसद उस रिपोर्ट को देखकर सरकार की जवाबदेही तय करती है। मतलब कोई भी एक स्तंभ अकेले सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, और यही संतुलन हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना जरूरी है कि इन तीनों स्तंभों का एक दूसरे से आजाद होना एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इतना जरूरी क्यों है? शायद इसका जवाब ये है कि जब ताकत बंटी हुई होती है, जब हर कोई एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होता है, तभी आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो पाती है और सरकार का कामकाज पारदर्शी बना रहता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।